इंडिकेटर्स, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। सर ये इंडिकेटर वर्ड कहीं सुना सुना लगता है, कहीं तो सुना है हमने इंडिकेटर, जैसे कि फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ये कहीं ना कहीं तो सुना है। कहाँ सुना है बताओ? जब हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर हर किसी की प्रिपरेशन के बाद हमने करा था स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या करा था? टाइट्रेशन परफॉर्म करा था ना टाइट्रेशन परफॉर्म। तो टाइट्रेशन में हमें ये पता लगा था कि अगर हमें टाइट्रेशन को कंप्लीट करना है, चाहे कोई सी भी टाइट्रेशन हो, एसिड बेस टाइट्रेशन हो, न्यूट्रलाइजेशन वाली टाइट्रेशन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन होती है। तो किसी भी टाइट्रेशन को कंप्लीटली कंप्लीट करने के लिए, और वी कैन से किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, एंड पॉइंट को पता करने के लिए हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। और लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने थ्योरीज पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़े थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे जैसे कि आरेनियस, ब्रोनस्टेड, लोरी, साथ में आपका लुइस बेस का कंसेप्ट। इनको पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि इंडिकेटर कितना जरूरी होता है, क्योंकि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो तो हमें इन तीनों के कंसेप्ट से पता लग गया। पर जब फाइनली हमने उसका टाइट्रेशन कराया एसिड बेस का, तब जाके हमें पता लगा कि जैसे जैसे एसिड डाल रहे हैं या फिर जैसे जैसे बेस डाल रहे हैं, तो नीचे का जो भी मीडियम है वो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसका पता हमें इंडिकेटर से ही लगता है। ठीक है, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, कोई बात नहीं, आज का यह लेक्चर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हमें यह तो पता है कि इंडिकेटर क्या होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी टाइट्रेशन हो रही है, चाहे एसिड बेस टाइट्रेशन ही क्यों ना हो, किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता लगाना है। मतलब कि हमें पता लगाना है कि वो टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। तो किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता करने के लिए आपके पास होना चाहिए इंडिकेटर। और तरह तरह के इंडिकेटर होते हैं जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो बात करते हैं फिनोप्थेलिन की। तो ये जो आपका फिनोप्थेलिन होता है, ये एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, वहीं बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि फिनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, और भी इंडिकेटर हम देखेंगे। तो अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, वो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे कि बात करें फिनोप्थेलिन की, तो फिनोप्थेलिन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। वहीं अगर बात करते हैं फिनोप्थेलिन की, तो फिनोप्थेलिन जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट का पता करता है। फिर हमें यह भी क्लियर हो गया जैसे कि आपका फिनोप्थेलिन जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है। ठीक है, अभी थ्योरीज देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो देखो, एसिड बेस इंडिकेटर की काफी सारी थ्योरीज होती है, पर आपके सिलेबस में और जो इंपॉर्टेंट दो थ्योरीज है जो ओवरऑल एसिड बेस इंडिकेटर की होती है और जो आपके सिलेबस में भी है, वो है ऑसवाल्ड थ्योरी, और सेकंड थ्योरी है क्वेनेनॉइड थ्योरी, जिसको आप बोल सकते हैं रेजोनेंस थ्योरी। I repeat, there are two theories that explain the function of acid base indicator. There are two major theories which explain the function of acid base indicator. First one is Oswald theory, second one is resonance theory, which is also known as quinoid theory. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब वन बाय वन दोनों थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑसवाल्ड थ्योरी, फिर समझेंगे रेजोनेंस थ्योरी। तो इन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यूनिट नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था, वहां पर हमने देखा था एसिड क्या होता है, फिर देखा था बेस क्या होता है, फिर देखा था एसिड और बेस के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई है, कौन कौन से कंसेप्ट आए हैं। और उसके बाद हमने टाइट्रेशन को परफॉर्म करना शुरू किया था कि किस तरह से टाइट्रेशन हो रही थी। ब्यूरेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, टाइट्रेंट चाहिए, एनालाइट सॉल्यूशन चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी।
अब आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जो एसिड होता है और जो बेस होता है उनमें कौन कौन सी टाइट्रेशन हो सकती है, तो ये आइडिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन। तो ये 4 तरह की टाइट्रेशन बनती है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब एक बात और मैं बता दूं, एक आइडिया आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर स्ट्रॉन्ग बेस है। सपोज इधर HCl है और इधर है NaOH। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी एसिडिक नेचर का है और ये भी बहुत अच्छा बेसिक नेचर का है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए इधर से लड़ने आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत अच्छा एसिडिक एनवायरमेंट वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उधर से लड़ने आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी बहुत अच्छा बेस है। तो यहाँ पर जो टक्कर होगी ना, वो कांटे की टक्कर होगी, मतलब कि एकदम बराबर लेवल का कंपटीशन होगा। तो वो एसिड अपनी एसिडिटी शो करेगा, मैं बेस अपनी बेसिसिटी शो करूंगा। तो एसिड एसिडिटी शो कर रहा है, बेस बेसिसिटी शो कर रहा है। उस कंडीशन में जब मुकाबला टक्कर का है तो पीएच जो है न्यूट्रल हो जाती है, 7 हो जाती है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो यहां पर पीएच जो है न्यूट्रल हो जाएगी, एकदम न्यूट्रल। क्लियर हुआ? पर अगर मान लीजिए कोई कंडीशन अलग थी, अलग का मतलब जैसे मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी थी जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस होता। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। उधर बेचारा वीक बेस, एकदम बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो मेरी बारह बजा देगा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी, यहाँ पर चलेगी किसकी? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड की, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की चलेगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जो आपका पीएच स्केल होता है उसमें न्यूट्रल होता है 7, है ना, हाईली बेसिक होता है 14 और हाईली एसिडिक होता है 0। तो आपको पता है यहाँ पर किसकी चलेगी? एसिड की चलेगी। मतलब कहीं ना कहीं जब ये दोनों टकराएंगे, एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक तरफ वीक बेस, तो कहीं ना कहीं जब ये टकराएंगे तो एसिड की चलेगी। मतलब कि यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ रिएक्शन के बाद वो एसिडिक इन्वायरमेंट में आएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एसिड की ज्यादा चल रही थी। इससे पहले हमने देखा दोनों ही बराबर थे, तो दोनों बराबर थे तो जो न्यूट्रल वाला पॉइंट आ रहा था वो 7 पे आ रहा था, है ना। कहां पर आ रहा था? 7 पे, क्योंकि दोनों ही कांटे की टक्कर थी। पर जब जिसका पलड़ा भारी है तो उस कंडीशन में उस तरफ की साइड एसिडिटी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था तो यहाँ पर 0 से 7 के बीच में इस साइड आ गया मामला। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस होता तो इस साइड आ जाता। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन में काम आएगा, यही कंसेप्ट है। उसके बाद आपको इतना बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे, तो वो वाली बात है। चलिए, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी होता है, सब तरह से टाइट्रेशंस को परफॉर्म किया जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, जहां पर आपको देखनी है 2 थ्योरी। फर्स्ट वन है ऑसवाल्ड थ्योरी, सेकंड वन है रेजोनेंस थ्योरी या फिर क्वेनेनॉइड थ्योरी। तो बात करते हैं ऑसवाल्ड थ्योरी की। तो ऑसवाल्ड थ्योरी ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन थ्योरी। सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे? ऑसवाल्ड थ्योरी ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन थ्योरी। देखो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज आंसर जो है फ्रेम कर रहा हूं, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको फ्रेम कर रहा हूं उसी तरह से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखते जाना है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? ऑसवाल्ड थ्योरी ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन थ्योरी। फिर आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए कि ऑसवाल्ड थ्योरी वाज प्रपोज बाय विल्हेम ऑसवाल्ड। किसने प्रपोज करी थी? विल्हेम ऑसवाल्ड ने प्रपोज करी थी इन द ईयर 1884। कब करी थी इन्होंने? 1884 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। उसके बाद बात करते हैं, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये थ्योरी क्या बताती है? एसिड बेस इंडिकेटर का बिहेवियर बताती है।
तो अभी तक हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ऑसवाल्ड थ्योरी ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन थ्योरी, और ऑसवाल्ड थ्योरी को प्रपोज किसने करा था? विल्हेम ऑसवाल्ड इन 1884, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ऑब्वियसली अगर हम एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी ने एसिड बेस इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया ही है ना? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो ये थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी बड़ा इंटरेस्टिंग रूप लेती है और ये थ्योरी हमसे कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड जो होता है, बेस इंडिकेटर जो होता है, वो और कुछ नहीं वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। मतलब ये जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर है ना, एसिड एंड बेस इंडिकेटर, ये और कुछ नहीं होते, ये वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। ठीक है सर, मतलब ओसवाल भाई साहब हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ये और कुछ नहीं वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। जैसे कि फिनोप्थेलिन की बात करो तो फिनोप्थेलिन आर वीक एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुआ? तो हमने ये बात प्रूव कर ली कि जो आपके एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो और कुछ नहीं, असल में वो वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। अगर बात करो फिनोप्थेलिन की तो फिनोप्थेलिन इज अ वीक एसिड इंडिकेटर। ठीक है, तो इस थ्योरी की पहली लाइन क्लियर हो गई कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसिड बेस इंडिकेटर आर वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एसिड बेस इंडिकेटर है, ये क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। इनको मैंने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या कर दिया? एसिड बेस इंडिकेटर को मैंने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये एसिड बेस इंडिकेटर डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे। क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे। देखो यहां पर देखना, मान लीजिए ये एसिड और बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। अभी ये किस फॉर्म में है? अनआयोनाइज फॉर्म में है। ध्यान से सुनो, किस फॉर्म में है? अनआयोनाइज फॉर्म में है। तो वैसे तो सबको क्लियर होता है अनआयोनाइज क्या होता है, आयोनाइज क्या होता है, पर जिसको नहीं पता मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए HCl है। अब HCl जो है अनआयोनाइज फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? अनआयोनाइज फॉर्म। पर जब ये ब्रेक होगा, जब ये डिसोसिएट होगा, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा H+ और Cl-। तो देख सकते हैं जब ये आयंस में कन्वर्ट नहीं था तो मतलब कि अनआयोनाइज है, पर जब इसका डिसोसिएशन हुआ, ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब कि ये आयोनाइज फॉर्म है। तो अनआयोनाइज फॉर्म और ये है आयोनाइज फॉर्म। अब यहां पर ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलती है। पहले तो इन्होंने क्या बोला कि एसिड बेस इंडिकेटर और कुछ नहीं, वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनका जो अनआयनाइज फॉर्म होता है ना, उसका कलर अलग होता है, और बाद में जब वो आयोनाइज हो जाते हैं, ये एसिड बेस इंडिकेटर जब आयोनाइज हो जाते हैं तो इनका कलर कुछ और होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले था रेड तो अब हो गया पिंक, पहले था कलरलेस अब हो गया पिंक। मतलब कि अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर आर कंप्लीटली डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू आयोनाइज फॉर्म ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये थ्योरी अभी तक हमें दो बात बोल चुकी है कि एसिड बेस इंडिकेटर आर द वीक एसिड और वीक बेस, एंड द सेकंड बात ये बोली हमें कि एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अनआयोनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करते हैं एज कंपेयर टू आयोनाइज फॉर्म। तो जब भी ये एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं, जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, जब भी ये किसी सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये डिसोसिएट होना शुरू कर देते हैं। डिसोसिएट होना और वी कैन से आयोनाइज होना। तो यहाँ पर लिखा भी है ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद। ठीक है, और यहां पर ये बात लिखी है कि जो अनआयोनाइज फॉर्म है उसका कलर अलग होता है एज कंपेयर टू आयोनाइज फॉर्म। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि ये अनआयोनाइज आयोनाइज का क्या चक्कर है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर फिनोप्थेलिन का भी एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि फिनोप्थेलिन तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जनरली यूज होता ही है। अगर बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, मान लीजिए मेरा एसिड बेस इंडिकेटर है ना, एसिडिक मीडियम में है। मान लीजिए फिनोप्थेलिन ले लेता हूं, पहले फिनोप्थेलिन को लेते हैं। फिनोप्थेलिन क्या है? इंडिकेटर है। फिनोप्थेलिन पूरा ही लिख देता हूं, फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है जो कि एक वीक एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है जो कि वीक एसिड नेचर का है। अब इस फिनोप्थेलिन को हमें डालना है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इंडिकेटर है, यहाँ पर लिखा है H मतलब एसिडिक मीडियम इंडिकेटर। तो मेरे पास मान लीजिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर है।
अब इस इंडिकेटर को मैंने डाल दिया एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये इंडिकेटर जो है टूटेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि कोई सा भी इंडिकेटर हो, चाहे वो एसिडिक इंडिकेटर हो चाहे वो बेसिक इंडिकेटर हो, अगर उसे आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो टूटेगा। तो जैसे ही आपने इस इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डाला तो ये टूटेगा H+ और इंडिकेटर के ऊपर होगा माइनस साइन। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये जो था अनआयोनाइज था, अब ये कैसा हो गया, आयोनाइज हो गया। पहले ये कैसा था, अनडिसोसिएट था, अब ये कैसा हो गया, डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया। तो मतलब जो ऊपर वाला फॉर्म था उसका अलग कलर था एज कंपेयर टू जो नीचे डिसोसिएट होके आयोनाइज होके बना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो ये इंडिकेटर है, कलरलेस है, अनआयोनाइज फॉर्म है, पर जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये ब्रेक होगा, जब ये आयन में कन्वर्ट होगा, आयोनाइज फॉर्म बनेगी इसकी, तो उस टाइम ये कलरलेस H+ तो रहेगा, पर इंडिकेटर जो है कलर्ड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है अलग हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। तो मतलब कुल मिला के बात यही है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, अनआयोनाइज फॉर्म हैव डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू आयोनाइज फॉर्म। ठीक है, ठीक है सर, अभी तक आप थ्योरी में ये कहना चाह रहे हो, ओसवाल्ड जी की तो थ्योरी है, उन्होंने अभी तक ये कहा है कि एसिड बेस इंडिकेटर और कुछ नहीं, वीक एसिड वीक बेस होते हैं, जिनको सॉल्यूशन में डालो तो वो डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे, और डिसोसिएट आयोनाइज होने के बाद वो कलर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अनआयोनाइज फॉर्म का कलर कुछ और होता है एज कंपेयर टू आयोनाइज फॉर्म। फिर आपने हमें ये एग्जाम्पल बताया एसिडिक मीडियम का, फिर नीचे भी एग्जाम्पल दे रखा है बेसिक मीडियम का, जहां पर आपने बोला है कि इंडिकेटर है जो कि कलरलेस है, उसको पानी में डाला, तो जब पानी में डाला तो यहाँ से क्या होगा कि पानी को अगर मैं बात करूं, पानी किससे बना है, H2O, मतलब H+ OH-, तो आप देख सकते हैं ये जो H+ है ये इंडिकेटर के साथ जुड़ जाएगा और कलर शो कर रहा है, और ये OH- जो है ऐसा का ऐसा रिलीज हो जाएगा। तो मतलब चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, वहां पर अगर आप एसिड बेस इंडिकेटर को डालेंगे तो वो डिसोसिएट होगा ही सही, वो आयोनाइज होगा ही सही, वहां पर कलर चेंज होगा ही सही, तभी तो हमें पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रखा है, कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना, रटने पे नहीं। अभी तक मैंने आपको क्या बोला, देखो एक बार और समझते हैं, आगे का ही समझ रहे हैं, टेंशन मत लो। देखो अभी हमारे पास कंडीशंस बनने वाली है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन्वायरमेंट का है। कैसा इन्वायरमेंट का है बच्चों, एसिडिक इन्वायरमेंट का, है ना, मतलब कि H+ बहुत ज्यादा है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन्वायरमेंट का है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने इंडिकेटर यूज कर लिया फिनोप्थेलिन, कौन सा इंडिकेटर यूज कर लिया, फिनोप्थेलिन। अब जैसे कि आप जानते हैं फिनोप्थेलिन कैसे नेचर का है, वीक एसिड नेचर का है, कैसा है, वीक एसिड नेचर का। अब हमेशा ध्यान रखना, आपस में नहीं बनती, आपस में नहीं बनती, मतलब कि अगर हमारा सॉल्यूशन भी एसिडिक है और हमारा इंडिकेटर भी एसिडिक है, तो ये इंडिकेटर सही से टूट ही नहीं पाएगा, ये इंडिकेटर सही से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, आयोनाइज नहीं हो पाएगा। सर क्यों, क्यों नहीं हो पाएगा आयोनाइज, क्यों नहीं हो पाएगा डिसोसिएट, क्योंकि ध्यान से सुनना, ये जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है ये क्या है, वीक एसिड है, मतलब यहां से भी H+ निकलेगा ही ना, और ये क्या है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट है, यहां से भी H+ निकलेगा, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन भी एसिडिक है, हमारा इंडिकेटर भी एसिडिक है, दोनों H+ छोड़ रहे हैं, तो दोनों जब H+ रिलीज करेंगे तो ये H+ और ये H+ एक तरह से कॉमन आयन इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है, कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट आने की वजह से डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर सही से नहीं हो पाता, आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर सही से नहीं हो पाता। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से सुनना, मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम है, दिख रहा है ना आपको, मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम, उसमें हमने इंडिकेटर डाल दिया फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन किस नेचर का है, वीक एसिडिक नेचर का है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एसिडिक मीडियम मतलब H+ तो होगा ही सही, और फिनोप्थेलिन वीक एसिड है तो यहाँ भी H+ होगा, तो क्या यहाँ पर H+H+ कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, और कॉमन आयन इफेक्ट आने की वजह से डिसोसिएशन सही से नहीं हो पाता, आयोनाइजेशन सही से नहीं हो पाता। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था तब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा भी है, ये आपका फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है HPH, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी H+ रिलीज करेगा, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर भी H+ रिलीज करेगा, H+H+ मतलब कि कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, और कॉमन आयन इफेक्ट जहां भी आता है वहां पर डिसोसिएशन नहीं हो पाता, वहां पर आयोनाइजेशन नहीं हो पाता सही से इंडिकेटर का। अब बात करते हैं, दूसरा मीडियम आ गया बेसिक मीडियम। पहला मीडियम कैसा था, एसिडिक, अब कैसा ले लिया मैंने, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अगर मैं इंडिकेटर वीक एसिडिक यूज करूंगा, जैसे मान लीजिए फिनोप्थेलिन, तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्यों,
क्योंकि बेसिक मीडियम है, इंडिकेटर एसिडिक है। अब ध्यान से सुनना, मीडियम कैसा है आपका सॉल्यूशन का मीडियम? बेसिक है, मतलब OH वाला है। मेरा इंडिकेटर कैसा है? एसिडिक है। तो एक तरफ H प्लस है और एक तरफ सॉल्यूशन में OH है। यहाँ पर H प्लस और OH बराबर होते हैं क्या? अरे नहीं नहीं सर, ये तो दोनों अलग है, मतलब यहाँ पर कोई कॉमन आयन नहीं बन रहा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन अलग नेचर का होना चाहिए और आपका इंडिकेटर अलग नेचर का होना चाहिए। मान लीजिए सॉल्यूशन बेसिक है तो इंडिकेटर एसिडिक ले लो, सॉल्यूशन एसिडिक है तो इंडिकेटर बेसिक ले लो। उल्टा होना चाहिए, उल्टा होगा ना तो आपका इंडिकेटर अच्छे से डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा। और इंडिकेटर को डिसोसिएट आयोनाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी कलर चेंज होगा और तभी हमें पता लगेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयनाइजेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर बेसिक मीडियम है, मतलब NaOH मान लिया मैंने, तो NaOH का क्या आता है? Na प्लस OH माइनस। ठीक है, अब फिनोप्थिलिन इंडिकेटर मानता हूं तो ये फिनोप्थिलिन इंडिकेटर हो गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या, ये OH माइनस जो है इस फिनोप्थिलिन के H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिनोप्थिलिन H प्लस को निकालेगा ही सही। तो H प्लस OH माइनस यहाँ पर पानी निकल जाएगा और फिनोप्थिलिन अलग हो जाएगा। फिनोप्थिलिन नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि ये पिंक कलर शो करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होती है, बहुत इजी है। NaOH क्या करेगा? Na प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होगा। ये OH माइनस जो निकला उधर क्या है? HPH मतलब फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, तो उसने H प्लस रिलीज किया। इधर OH है तो H प्लस OH पानी निकाल दिया। फिर उधर फिनोप्थिलिन अकेला रह गया, नेगेटिव फॉर्म में फिनोप्थिलिन अकेला रह गया। तो जब फिनोप्थिलिन टूट गया, फिनोप्थिलिन H से अलग हो गया, मतलब कि उसका डिसोसिएशन हो गया, उसका आयनाइजेशन हो गया और अब वो पिंक कलर शो करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एसिडिक मीडियम में बेसिक इंडिकेटर। तो ये तो बढ़िया बात है, मीडियम एसिडिक है, इंडिकेटर बेसिक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आयोनाइजेशन हो जाएगा इंडिकेटर का। ठीक है, उसके बाद है आपका बेसिक मीडियम में बेसिक इंडिकेटर। नहीं नहीं सर, मीडियम भी बेसिक, इंडिकेटर भी बेसिक, कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा सर। जब मीडियम, सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो बेसिक नेचर का है, इंडिकेटर जो आपके पास है वो भी बेसिक नेचर का है, तो दोनों बेसिक बेसिक नेचर के हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बेसिक नेचर का जो इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाएगा, डिसोसिएट नहीं हो पाएगा अच्छे से। और जब वो डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा तो कलर चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो हमें एंड पॉइंट का पता ही नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, ये आपको सारे ओसवाल्ड थ्योरी में ही लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बता भी रखा है, देखो ये इंडिकेटर आपको दे रखा है जो कि कलरलेस फॉर्म में है, फिर ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इंडिकेटर का क्या होगा? जैसे HIN लिखा हुआ है, ये इंडिकेटर है, तो जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस और IN माइनस में होगा। अब आप देख सकते हैं इंडिकेटर पहले जुड़ा हुआ था तो कलर नहीं दे रहा था, पर इंडिकेटर अब अलग हो गया, आयोनाइज हो गया तो कलर देगा। ठीक है, ये देखो पिंक कलर दे रहा है, फिनोप्थिलिन माना हुआ है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो H प्लस निकला है ना, ये H प्लस इस H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये जो H प्लस निकला था इस H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो H प्लस और H2O मतलब कि H3O प्लस बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत इजी रिएक्शन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ से ये HIN था, ये HIN ब्रेक हुआ H प्लस IN माइनस में, तो ये H प्लस जो है H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बन गया, और ये IN माइनस जो है अलग से आपका इंडिकेटर शो हो रहा है। ठीक है, इंडिकेटर फ्री फॉर्म में है, इंडिकेटर अनआयोनाइज से आयोनाइज हो चुका है, इंडिकेटर डिसोसिएट हो चुका है, मतलब कि इंडिकेटर अब कलर शो करेगा। ठीक है, फिर आपको मिथाइल ऑरेंज का भी एग्जांपल दे रखा है, फिनोप्थिलिन से बहुत थक गए हो तो मिथाइल ऑरेंज का भी एग्जांपल है। मिथाइल ऑरेंज बेसिक एनवायरमेंट में, ध्यान से सुनना, मिथाइल ऑरेंज अगर बेसिक एनवायरमेंट है तो वहां पर येलो कलर शो करेगा। और आप देख सकते हैं ये जो मिथाइल ऑरेंज बेसिक एनवायरमेंट में है, ये अभी अनआयनाइज फॉर्म में है, अभी टूटा थोड़ी ना है, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस थोड़ी ना है, अभी तो ये अनब्रेकेबल है, अनडिसोसिएट फॉर्म में है, अनआयोनाइज फॉर्म में है। तो ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज जब अनआयोनाइज फॉर्म में होता है, मिथाइल ऑरेंज जब बेसिक मीडियम में होता है तो वो येलो कलर शो करता है। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज अनआयोनाइज से आयोनाइज हो जाए, मतलब कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए, तो Me प्लस और OH माइनस, तो ये जो अब मिथाइल ऑरेंज जो टूटा है, ये जो आयनाइज फॉर्म है मिथाइल ऑरेंज का, ये देता है रेड कलर एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो ये पूरी थ्योरी हमने प्रूव कर दी बहुत अच्छे से कि अनआयनाइज फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू आयोनाइज, जैसे कि फिनोप्थिलिन ले लिया, नॉर्मल इंडिकेटर का एग्जांपल ले लिया, मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल ले लिया, तरह तरह के सॉल्यूशंस में हमने कंपेयर करके देख लिया।
चलिए, तो ये थ्योरी हुई आपकी ऑसवाल्ड थ्योरी। अब सेकंड थ्योरी है क्विनेनॉइड थ्योरी या फिर रेजोनेंस थ्योरी। सर ये रेजोनेंस तो वर्ड सुना सुना लगता है, क्लास 10th 11th 12th में बहुत पढ़ा है सर। और आगे जब आप जाओगे ना भी ये सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस काम आएगा ही सही। हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी वगैरह वगैरह कई जगह रेजोनेंस काम आता है। फिलहाल रेजोनेंस सिर्फ नाम का काम आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से सुनना। सेकंड जो थ्योरी है वो है क्विनेनॉइड थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होनी ही चाहिए। एक बेंजीन रिंग तो होनी ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्विनेनॉइड थ्योरी और वी कैन से रेजोनेंस थ्योरी, according to quininoid theory, resonance theory, acid base indicator are organic compound which contain at least one benzene ring। ठीक है, और ये जो बेंजीन रिंग होती है ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दो टोटोमरिक फॉर्म होते हैं। टोटोमर सुना है ना? नहीं सुना तो अभी याद रख लो, आगे पढ़ोगे टोटोमर, आइसोमर, है ना, सारी चीजें पढ़ोगे। टोटोमर वगैरह क्या होता है वो सब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। अभी इतना याद रखो कि जो क्विनेनॉइड थ्योरी है, रेजोनेंस थ्योरी है, ये थ्योरी कहना क्या चाहती है? ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो और कुछ नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं जो कि एक बेंजीन रिंग रखते हैं। और ये बेंजीन रिंग जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। टोटोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक होती है आपकी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एक होता है आपका बेंजेनोइड फॉर्म, एक होता है आपका क्विनेनोइड फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। एसिड बेस इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू क्विनेनोइड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग विच इज एसेंशियल कि वो एग्जिस्ट करे टू फॉर्म में। वन इज बेंजेनोइड, सेकंड इज क्विनेनोइड, मतलब कि दो टोटोमर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करे, ऐसा एसेंशियल होना ही चाहिए। एक बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए, उस बेंजीन रिंग का दो टोटोमर फॉर्म होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो दो टोटोमेरिक फॉर्म कौन से? एक तो हो गया बेंजेनोइड, एक हो गया क्विनेनोइड। इसको याद कैसे करेंगे? देखो बहुत इजी है, इधर तो बेंजीन बनानी है, बना दी सर बेंजीन, कोई बड़ी बात नहीं है। बेंजीन ना सर आलस में है, आराम में है, क्योंकि ये नॉर्मल बेंजीन भी आप बना सकते हो, है ना, पर आप ऐसे ही बना लो, क्या दिक्कत है? तो ये हो गया आपका बेंजेनोइड फॉर्म, इस तरह से बनाना। ये हो गया आपका बेंजेनोइड फॉर्म। बेंजीन तो बनानी आती है सबको, इसमें कुछ नहीं है ना, सब बना दोगे। अब देखो ये है क्विनेनोइड फॉर्म, इसको कैसे याद रखें? इसको कैसे याद रखें? तो देखो अभी आपने बचपन में वो ऐसे घुमाने का आता था, फिर ऐसे ऐसे वो घूमता था, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते, भूल गया मैं, तो बचपन में बहुत खेलता था मैं उससे, है ना। तो वो कभी ना कभी देखा होगा, तो उसमें ना दो धागे निकले होते हैं ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, और फिर ये स्पिन व्हील्स होते हैं ना ऐसे। तो मतलब हमें क्या याद रखना है कि जब वो घूमता है ना तो वो डबल धागा दिखता है ना, तो इस तरह से याद रखो कि इधर भी डबल बॉन्ड हो गया। जब बेंजोनाइट फॉर्म था तब तो ये सिंगल था, ये भी सिंगल था, पर अब जब क्विनेनोइड फॉर्म आ गया तो ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। याद हो जाएगा, बहुत इजी है ना। ये सिंगल था, ये सिंगल था, पर इधर क्विनेनोइड फॉर्म में दोनों डबल डबल हो गया। अब बीच वाले को कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो कि इस एग को ब्रेक किया। ये वैसे अंडा वगैरह है नहीं, एग वगैरह है नहीं, ये सिर्फ जो बॉन्ड होते हैं ना वो 33 रोटेट करते हैं, तो इस तरह से दिखते हैं। पर याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने इस एग को ब्रेक किया, तो जब ये ब्रेक होगा तो एक तो चीज ऊपर जाएगी, एक चीज नीचे जाएगी, ऐसे याद रख लो। तो मतलब बेंजोनेट फॉर्म में तो बेंजीन टाइप बना दी, उसके बाद क्विनोनेट फॉर्म जो है उसमें इधर भी डबल बॉन्ड कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, और जब इसको ब्रेक किया यहां से जब ब्रेक किया तो एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो एक हो गया बेंजोनेट फॉर्म, एक हो गया क्विनोनेट फॉर्म। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। Every acid base indicator exists in two tautomeric form. One is benzoate form and the another is quininoid form. ये आपको बताया मैंने। The two form have different color. ये बात ध्यान रखना कि जो benzoate form होता है उसका कलर अलग होता है और जो quininoid form होता है उसका कलर अलग होता है। जैसे मान लीजिए फिनोप्थेलिन है, तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, कलरलेस, बेसिक मीडियम में कैसा होता है, पिंक, वैसे ही, है ना। तो वैसे ही मान लीजिए कि कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर है, जैसे मान लीजिए फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, कोई भी इंडिकेटर है,
तो उस इंडिकेटर का बेंजोनोइड फॉर्म जो है अलग कलर देगा और उसी इंडिकेटर का जो क्विनोनोइड फॉर्म है वो अलग कलर देगा। अभी देखेंगे हम, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देखेंगे, देखो फिनोप्थिलिन का बेंजोनोइड फॉर्म, क्विनोनोइड फॉर्म, मिथाइल ऑरेंज का बेंजोनोइड फॉर्म, क्विनोनोइड फॉर्म, है ना। डरने वाली बात नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है, अभी ऐसे करवा दूंगा, ठीक है। तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि एवरी एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन टू टोटोमेरिक फॉर्म, वन इज बेंजोनोइड फॉर्म, अनदर इज क्विनोनोइड फॉर्म। और जो बेंजोनोइड फॉर्म होती है और जो क्विनोनोइड फॉर्म होती है वो दोनों के कलर अलग होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, वही वाली बात है। चलो देखते हैं, अब इंडिकेटर्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फिनोप्थेलिन है। अब सबसे पहले तो फिनोप्थेलिन की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या है घबरा जाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देख के फर्स्ट सेम में। पर ये कुछ भी नहीं है। ये तो यूँ मानो कि तुम्हें अभी कुछ छींटे गिराए गए हैं। जब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में, और फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में, तब आप 2-2 3-3 पेज तक स्ट्रक्चर बना दोगे। शिकमिक एसिड पाथवे आता है, शिकमिक एसिड, परेशान हो जाओगे सिकमेक में, है ना। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वहां पर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बता रखी है, बहुत अच्छी अच्छी निंजा हथौड़ी बताया मैंने वहां। तो अभी बात करते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की। तो देखो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, दिख रहा है ना। हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। चलो बना के देखते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। तो सबसे पहले एक बेंजीन ऐसे बनाना, ठीक है सर। एक बेंजीन ऐसे खुले में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बेंजीन यहाँ पे बना देना, ठीक है सर। एक बेंजीन यहाँ पर भी बना देंगे। फिर एक बेंजीन नीचे बना देना, ठीक है सर। एक बेंजीन नीचे भी बना देंगे। आपने बोला जैसे जैसे हमने 3 बेंजीन बना दी सर। अब क्या करना है, इन तीनों बेंजीन का कनेक्शन एक कार्बन से कर देना। मतलब ये तीनों बेंजीन मिलके जो है एक कार्बन से बहुत प्यार करते हैं, एक कार्बन से बहुत प्यार करते हैं ये तीनों बेंजीन मिलके, ठीक है सर। एक बेंजीन इधर बना दी, एक बेंजीन इधर बना दी, एक बेंजीन नीचे बना दी, इन तीनों का कनेक्शन कार्बन से कर दिया। देखो एक बेंजीन ये रही, एक बेंजीन ये रही, एक बेंजीन ये रही, और इन तीनों का कनेक्शन कार्बन से कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की दोनों बेंजीन है, ऊपर की दोनों बेंजीन वो थोड़ी सी बदमाश है, वो थोड़ी सी अल्कोहल पीती है, मतलब OH ग्रुप है उनके पास। ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ठीक है सर। बेंजीन बना दी, बेंजीन बना दी, बेंजीन बना दी, तीनों बेंजीन को कार्बन से जोड़ दिया। फिर आपने बोला कि ऊपर की जो 2 बेंजीन है वो थोड़ी सी बदमाश है, थोड़ी सी बिगड़ेल है, वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करती है, तो अल्कोहल हमने लगा दिया, OH ग्रुप हमने लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो नीचे वाला बेंजीन है ना, इस बेंजीन का एक और कार्बन के साथ चक्कर है। बेचारी ये ऊपर वाले 2 बेंजीन तो एक कार्बन के साथ खुश है, पर ये जो नीचे वाला बेंजीन है इसका एक और कार्बन के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है। और ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड O लेके बैठा है, और इसका यहाँ पर डबल बॉन्ड O से एक कनेक्शन इस तरह से O से भी जा रहा है। तो मतलब कुछ भी नहीं है। देखो वापस बोल देता हूँ एक बार, अब तो याद होगी होगी ये स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो एक बेंजीन थी, एक बेंजीन थी, एक बेंजीन थी, तीनों बेंजीन का कनेक्शन कार्बन से था। पहली वाली और जो ऊपर वाली बेंजीन है उन दोनों के पास फिनोल ग्रुप था। फिर नीचे वाला जो बेंजीन था उसके पास कार्बन से अफेयर चल रहा था। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर इन दोनों कार्बन को कनेक्ट कर दो O से। ये आपका फिनोप्थेलिन, वो भी कब, जब वो अनडिसोसिएट फॉर्म में है, जब वो कलरलेस है, मतलब कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट का फिनोप्थेलिन है, ठीक है सर। एसिडिक एनवायरनमेंट का फिनोप्थेलिन देख लिया। अब चलो इसको तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तो ये अनडिसोसिएट फॉर्म में है, और अगर ये अनडिसोसिएट फॉर्म में होगा तो कलरलेस शो हो रहा है। पर मान लीजिए जब ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो जब ये ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली ये पिंक कलर देगा, ठीक है। तो आप देखो ब्रेक कैसे करना है, बहुत ईजी है। बनाना सीख गए ना, एक स्ट्रक्चर आ गई तो आगे की अपने आप बनती जाती है। देखो ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये OH, ये OH, बेंजीन बेंजीन OH OH, अभी तक तो सब सेम है सर, कोई चेंज नहीं किया आपने, ठीक है। ये कार्बन है, हाँ सर ये कार्बन है, अभी तक सब कुछ ठीक है। ये बेंजीन है, हाँ सर ये भी बेंजीन है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत कहाँ हुई, जहां अफेयर चल रहा था। अफेयर चलेगा तो दिक्कत तो होगी सही। देखो यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के साथ भी अफेयर कर रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ भी अफेयर कर रहा है, ये वाला कार्बन है ना। तो अब अगली रिएक्शन जो आई उसमें हुआ क्या, उसमें यहाँ पर चेंज हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं। उसमें यहाँ पर चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ भाई लोगों, कलर कौन सा आ रहा है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, अभी ठीक है। देखो ये सब कुछ सेम था। अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और O में क्या चेंज हुआ, ये जो है C डबल बॉन्ड O, इसने इस ऑक्सीजन को भी अपने पास ले लिया कि तू मेरे पास आजा। आजा, भले ही नेगेटिव रह लेंगे पर खुशी से तो रहेंगे, दूर दूर तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो C डबल बॉन्ड O था, इसने इस ऑक्सीजन को भी अपने पास बुला लिया। तो आप देख सकते हैं COO हो गया, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि भैया
वैसे ही वो खुद का खर्चा नहीं चला पा रहा था, तो एक और ऑक्सीजन ले लिया, एक और जिम्मेदारी ले ली, तो नेगेटिव तो आएगा ही सही, है ना। और यहाँ पर इस कार्बन के पास अल्कोहल, गम में बेचारा अल्कोहल पीने लग गया, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया इससे। तो इस तरह से कहानी की फॉर्मेट में आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बनाओगे वैसे वैसे वो इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, बेंजीन बेंजीन OH OH कार्बन बेंजीन C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई, बेसिक मीडियम में इसको डाला, क्योंकि अभी ये कलरलेस था, अनआयनाइज्ड फॉर्म में था, एसिडिक एनवायरमेंट था। तो जैसे इसको बेसिक एनवायरमेंट में डाला, ये डिसोसिएट हुआ, तो बेंजीन बेंजीन OH OH कार्बन बेंजीन सब कुछ सेम था। बस हुआ क्या, थोड़ा सा चेंज आया, ये जो कार्बन था, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को भी बुला लिया और C नेगेटिव बना लिया। ये बेचारा कार्बन अकेला रह गया, तो अकेले रहने के बाद आदमी क्या ही करेगा बेचारा, अल्कोहल ही लेगा, तो ये अल्कोहल ले लिया। तो यहाँ पर भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो जिसको ये दो फॉर्म याद रखने बहुत अच्छा है, इतना ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको नहीं कि सर मैं तो बहुत सारी फॉर्म याद रखना चाहता हूँ, तो आगे भी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, इंटर कन्वर्जन रिएक्शन है, इधर उधर शिफ्टिंग हो रही है बस। तो मेरे हिसाब से तो ये दो फॉर्म आप याद रखो, बेंजेनोइड क्विनोनाइड, बस। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी मिथाइल ऑरेंज की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर दे रहा है। कौन सा कलर दे रहा है? रेड कलर दे रहा है एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है सर, आपने बोला कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक क्विनोनाइड फॉर्म में है, मतलब कि अभी तक वो अनडिसोसिएट फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? अनडिसोसिएट फॉर्म में, या फिर आप बोल लीजिए अनआयनाइज फॉर्म में है। ठीक है, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ। तो जो नॉर्मल मिथाइल ऑरेंज है, वो नॉर्मल मिथाइल ऑरेंज एसिडिक एनवायरमेंट में रेड कलर शो कर रहा है, और ये एक तरह का क्विनोनाइड फॉर्म है। ठीक है सर, आपकी सारी बातें तो मुझे क्लियर हो गई कि मिथाइल ऑरेंज जो है क्विनोनाइड फॉर्म में, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो कर रहा है, अनडिसोसिएट फॉर्म में है, अनआयनाइज फॉर्म में है। पर मुझे ये बताइए कि ये याद कैसे करेंगे? तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, देखो, बेंजीन बनाओ भाई, बनाओ बेंजीन। ठीक है, याद करने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, जब तक पेन नहीं उठाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब आप चाहो तो इस तरह से 3 बॉन्ड बनाओ, या फिर चाहो तो अगर ये 3 बॉन्ड नहीं बनाने हैं तो आप सिंपली इस तरह से सर्कल भी कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए पंखे की 3, ये जो पंखुड़ी बोलते हैं, है ना, अब ये 33 अगर रोटेट करेगा, फैन फैन 33 रोटेट करेगा, तो ये सारा एक जैसा ही दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो वैसे ही ये बॉन्ड जब रेजोनेंस करते हैं, 33 घूमते हैं, तो इस तरह से सर्कल दिखता है। तो आप ये 3 बॉन्ड भी लिख सकते हैं या सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेंजीन बना ली, बेंजीन के साथ एक सोता हुआ आदमी बनाओ, सोता हुआ मतलब SO। ठीक है, SO3-। ठीक है सर, बेंजीन बना ली, बेंजीन के साथ एक सोता हुआ इंसान लगा। अब वो बेचारा इंसान का सो रहा है, पता है, नेशनल हाईवे पे। एन मतलब नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे जो है ना, लंबा जा रहा है नेशनल हाईवे, यहाँ पे सो रहा है। ठीक है सर, याद हो गया। एक बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग के पीछे सोता हुआ आदमी बना दिया SO3-, और आगे नेशनल हाईवे बना दिए NN। ठीक है, अब ये जो अगला N है, ये अगला N डबल बॉन्ड रखता है। क्या रखता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बना दो वापस बेंजीन, पर इस बार बेंजीन में बॉन्ड का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है। ठीक है, फिर इधर डबल बॉन्ड है, तो उधर वाले नाइट्रोजन के पास भी क्या है? डबल बॉन्ड। और इनका चक्कर चल रहा है 2 कार्बन से। मतलब कि आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे? बेंजीन बना दिया, बेंजीन के साथ एक सोता हुआ इंसान बना दिया, दोनों को नेशनल हाईवे पे बना दिया, NN कर दिया। अब जो ये नेशनल हाईवे है वो दूसरे बेंजीन से किस तरह से कनेक्ट है? डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, और इसका एग्जिट भी डबल बॉन्ड N से ही हो रहा है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड N से एग्जिस्ट हो रहा है, उसके पास 2 कार्बन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी तक तो हम 3 बॉन्ड थे तो सर्कल लगा देते थे, पर अब सर्कल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विनोनाइड फॉर्म मिथाइल ऑरेंज का। अब इसका आप देखो, क्विनोनाइड से आप इसका देखो बेंजेनोइड फॉर्म। ठीक है, मतलब कि अब आप इसका डिसोसिएशन देखो, अब आप इसका आयनाइजेशन देखो, तो क्या चेंज आएगा? देखो ध्यान से देखना, SO3- का तो SO3- है। ठीक है, बेंजीन का बेंजीन है। ठीक है, एन का एन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। तो इसको याद कैसे करेंगे, वो याद करने की कोशिश दिखाता हूँ। चलिए मैं भी बनाता हूँ आपके साथ याद करने की कोशिश, कैसे याद करेंगे इसको। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी। अभी एंड टू एंड बनाया मैंने, देखो कुछ भी नहीं करना है ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये जो डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दियो, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दो, बस यही करना है। अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, वापस मैं इसको रफ कर देता हूँ। करा क्या हमने? कुछ भी नहीं करा। उधर जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको यहाँ प्लेस कर दो, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको अंदर प्लेस कर दो, बस। आप देख सकते हैं
यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो बीच में आ गया और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो अंदर आ गया। बहुत ईजी है, हो गया स्ट्रक्चर। तो बस कोई ना कोई कंसेप्ट पकड़ना है, अपनी कहानी बनानी है, स्ट्रक्चर को तो ऐसे ही याद करने की कोशिश करते जानी है, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आने वाले टाइम पे यही कहानी आपको काम आएगी। इन्हीं कहानी से आपके कंसेप्ट बनेंगे और स्ट्रक्चर्स बन पाएगी, वरना स्ट्रक्चर याद रखना तो बहुत है। कितनी ड्रग्स है, हर ड्रग्स का स्ट्रक्चर ऐसे यार याद करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ ये सिंथेसिस याद करने के तरीके देखो। उसके बाद आपको दे रखा है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से कलर पे क्या शो करेगा, ठीक है, मतलब किस मीडियम में क्या कलर शो करेगा। तो जैसे मिथाइल ऑरेंज है, एसिडिक इन्वायरमेंट में रेड, और बेसिक इन्वायरमेंट अल्कलाइन मतलब बेसिक इन्वायरमेंट में ऑरेंज। थाइमोल ब्लू दे रखा है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू दे रखा है, मिथाइल रेड दे रखा है, फिनोप्थिलिन दे रखा है, फिनॉल रेड दे रखा है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन दे रखा है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। ठीक है, तो अलग अलग इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं, अलग अलग पीएच पे कौन से कलर वो शो करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको ये देखना है कि एसिड और बेस अब वो चार तरीके से बनता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। एक काम करते हैं, एसिड को वीक करके देखते हैं, वीक एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग रहने देते हैं। एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को जो है वीक कर देते हैं, फिर दोनों ही वीक हो जाएंगे। तो ये चार ही कंडीशन बनती है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरफ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों लड़ेंगे तो पीएच जो होगी 7 तक आएगी, क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर है। पर मान लीजिए एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम स्ट्रॉन्ग, और दूसरी तरफ बेचारा वीक बेस है, बेचारा वीक बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो पीएच न्यूट्रल पे आएगी वो लगभग लगभग कहाँ आएगी, 7 से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि उसका पलड़ा भारी है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पर वही सब लिखा है कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH ले लिया। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 7 पे आएगा, और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो फिनोप्थिलिन या मिथाइल ऑरेंज आप ले सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में दूसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड कैसा है, वीक है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच स्केल में यहाँ 7 आ गया है ना, तो इस तरफ आएगा मामला कुछ 14 की तरफ, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, और बेस स्ट्रॉन्ग है मतलब 7 से इस तरफ आएगा कोई न्यूट्रल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं द स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसकी वजह से पीएच जो है ग्रेटर देन 7 आएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर होगा फिनोप्थिलिन। फिर नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, वो 7 से पहले ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पीएच स्केल है, ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है। अब एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का पलड़ा भारी है, तो मतलब यहाँ पर इस तरफ को ही आपका न्यूट्रल पॉइंट आएगा, क्योंकि ये जो है एसिडिक एरिया है, ये 0 है ना, ये जो है एसिडिक एरिया है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 7 से पहले आ जाएगा, लेस देन 7। एग्जाम्पल देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस का एग्जाम्पल देखो अमोनिया। उसके बाद बात करते हैं वीक एसिड वीक बेस। तो यहां पर जो है अब दोनों ही वीक हो गए। एक बात बताओ, इधर से भी कमजोर आदमी, ये 7 है ना, 7, इधर से भी कमजोर आदमी, उधर से भी कमजोर आदमी, वो वीक एसिड में वीक बेस, दोनों ही कमजोर कमजोर, कौन जीतेगा। सर सीधी बात है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि मान लीजिए 5 बंदे आपके पास है, उसके पास भी 5 बंदे हैं, तो फिर तो कैसे ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों ही कमजोर हो, बराबर हो जाएगा मामला। पर मान लीजिए आपके पास 10 बंदे हैं सर, आप वीक बेस हो, आपके पास 10 बंदे हैं, और वो वीक एसिड उसके पास 5 ही बंदे हैं, तो कौन जीतेगा, 10 बंदे वाला। भले मैं कमजोर हूँ, वो भी कमजोर है, पर जीतेगा कौन, जिसकी मेजोरिटी होगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी यही बातें मैं रिपीट करने वाला हूँ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है वो मिथाइल रेड ले सकते हैं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ एसिड बेस टाइट्रेशंस का। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने आज आपको पढ़ाया ऑसवाल्ड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, जिसको बोलते हैं क्विनेट थ्योरी। ठीक है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि
जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स की थ्योरीज क्या है। तो थ्योरीज में हमने देखी ऑसवाल्ड थ्योरी और फिर हमने देखा क्विनेनेट थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी। ऑसवाल्ड थ्योरी में हमने देखा कि अनआयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है, आयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है। उसी बेसिस पे हमने फिनोप्थैलेन मिथाइल ऑरेंज से उस थ्योरी को कंप्लीट करा। फिर हमने वो कॉमन आयन इफेक्ट भी देखा था उसी थ्योरी में। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था हमारा क्विनेनेट थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, जहाँ पर हमने बोला था कि हमारे एसिड बेस इंडिकेटर और कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बेंजीन रिंग रखते हैं और वो बेंजीन रिंग जो है दो टोटोमर फॉर्म में होनी चाहिए, बेंजीनोइड और क्विनोनाइड। फिर हमने देखा बेंजीनोइड का अलग कलर होता है, क्विनोनाइड का अलग कलर होता है। वही वाली बात हो गई कि डिसोसिएट फॉर्म का और अनडिसोसिएट फॉर्म का, आयोनाइज फॉर्म का और अनआयोनाइज फॉर्म का कलर अलग अलग होता है। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, जहां पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखे टाइट्रेशन के। फिर हमने देखा कि वहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर आएगा, किस तरफ शिफ्ट होगा और कौन कौन सा इंडिकेटर उसमें यूज होंगे। क्लियर? तो ये था आज आपका बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस का यूनिट 2 का लेक्चर 2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन कर्व में आज का लेक्चर काम भी आएगा, तो आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, ग्राफ बनाने वाले हैं। और ग्राफ को रटना मत, मेरे साथ साथ समझना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप चैनल से, एप्लीकेशन से। सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।